हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम MKO, ZPD, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अब तक हमने समझा कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अकेले नहीं सीखता बल्कि समाज, संस्कृति, भाषा और सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखता है। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है। क्या सवाल आता है, तो इसको हम आगे जानते हैं। सवाल आता है, यदि बच्चा अकेले सब कुछ नहीं सीखता तो उसे सीखने में मदद कौन करता है। क्या कहा कि यदि बच्चा अकेले सब कुछ नहीं सीखता तो उसे सीखने में मदद कौन करता है, उसकी हेल्प कौन कर रहा है। इसी प्रश्न का उत्तर वाइगोस्की ने दो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं के माध्यम से दिया कि बच्चा अगर अकेले नहीं सीख रहा है तो उसकी मदद कौन कर रहा है। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर था वो वाइगोस्की ने दो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं के माध्यम से दिया। अब वो अवधारणाएं क्या क्या थी, तो सबसे पहली अवधारणा क्या थी, MKO पहली अवधारणा है, मोर नॉलेजेबल अदर। देन उसके बाद दूसरी अवधारणा क्या है, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दो अवधारणाएं हैं जिसके माध्यम से वाइगोस्की ने ये चीज बताई कि अगर बच्चा अकेले नहीं सीखता है तो उसे सीखने में मदद कौन करता है। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीटेट में वाइगोस्की से सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं दो अवधारणाओं से आते हैं। मतलब आपके जो सीटेट एग्जाम है, चाहे आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 की, सीटेट में वाइगोस्की से सबसे अधिक जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं दो अवधारणाओं से आते हैं, यानी मोर नॉलेजेबल यानी MKO से और ZPD से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर MKO होता क्या है। तो MKO का क्या अर्थ होता है ये जान लें। तो MKO का अर्थ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बच्चे की तुलना में अधिक ज्ञान, कौशल या अनुभव हो। यानी कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बच्चे यानी जो बच्चा यानी चाइल्ड हो उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में मोर नॉलेज हो, यानी अधिक ज्ञान हो, अधिक कौशल हो, स्किल ज्यादा हो, एक्सपीरियंस ज्यादा हो। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि वह केवल शिक्षक ही हो। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि वो केवल टीचर ही होगा, कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से अधिक जानता हो MKO हो सकता है। ये बात आप याद रखिएगा, MKO जरूरी नहीं है कि वो केवल टीचर ही हो। कोई भी व्यक्ति जो उस बच्चे से ज्यादा ज्ञान रखेगा, जो उस बच्चे से ज्यादा नॉलेज होगी, जिसकी उस बच्चे से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो MKO हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कौन कौन MKO हो सकता है, शिक्षक यानी टीचर MKO हो सकता है, माता पिता हो MKO मोर नॉलेजेबल अदर हो सकते हैं, बड़ा भाई या बहन हो सकता है, मित्र यदि वह अधिक जानता हो, कोच आपका या दादा दादी जो आपसे यानी बच्चे से ज्यादा नॉलेज रखते हो। उसमें आपके टीचर, फादर मदर, बड़ा भाई बहन हो गया, मित्र यानी आपके फ्रेंड्स हो गए, कोच हो गया, दादा दादी, ये सब MKO होंगे अगर उनको बच्चे से ज्यादा नॉलेज है या उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है उस बच्चे से जिसको वो सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या शैक्षिक सॉफ्टवेयर भी कुछ परिस्थितियों में सीखने में सहायता करने वाले MKO की भूमिका निभा सकते हैं। यानी AI भी बच्चे को सिखा सकता है, AI के थ्रू भी बच्चा सीख सकता है, तो ये भी MKO की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वास्तविक उदाहरण। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं एक। मान लीजिए 5वीं कक्षा का बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। क्या चलाना सीख रहा है, साइकिल। वह अकेले प्रयास करेगा लेकिन बार बार गिर जाता है। यानी एक 5वीं क्लास का बच्चा है जो कि पहली बार साइकिल राइडिंग करना सीख रहा है, बट वो बार बार गिर जा रहा है। फिर उसके पिता पीछे से साइकिल पकड़कर संतुलन बनाना सिखाते हैं। अब उसके जो फादर हैं, बच्चे के जो साइकिल सीखना चाह रहा है, उसके पिता जो है पीछे से साइकिल पकड़कर उसका संतुलन बना रहे हैं कि वो साइकिल को कंट्रोल में करे। कुछ दिनों बाद वह बच्चा स्वयं साइकिल चलाने लगता है। यानी जो फादर ने उसको क्या किया, एक सहायता दी है। क्या कर रहा है उसका फादर, उसको पीछे से साइकिल पकड़कर उसको क्या कर रहा है, उस साइकिल में उसका संतुलन बना रहा है। और इससे क्या हुआ कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद बच्चा जो है वो स्वयं से, खुद से यानी सेल्फ से साइकिल चलाने लगता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा, बच्चा जो है लर्नर है। बच्चा क्या है, यहाँ पे लर्नर है, बच्चा सीख रहा है। और पिता क्या है, उसके जो पिता है वो क्या है, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर है। यानी पिता जो है MKO है, पिता को एक्सपीरियंस है, नॉलेज ज्यादा है, और बच्चा जो है भी सीख रहा है। तो पिता ने बच्चे को सिखाया। सीखने वाला कौन है, बच्चा है, तो लर्नर है। सिखाने वाला कौन है, फादर है उसका, पिता है, तो वो क्या है, MKO। ओके, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सीटेड ट्रिक। अब सीटेड ट्रिक क्या है, जो बच्चे से अधिक जानता है, जो बच्चे से अधिक जानता है वही MKO है। जो बच्चे से अधिक जानता है वही क्या है, MKO। जरूरी नहीं कि वह उम्र में बड़ा हो। मतलब अगर जो भी
कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, अगर वो उस बच्चे से अधिक जानता है तो जरूरी नहीं कि वो उम्र में बड़ा हो सकता है उसकी इक्वल एज का हो। अगर बट उसको नॉलेज उस बच्चे से ज्यादा हो तो ये जरूरी नहीं है कि MKO जो होगा वो उम्र में भी ज्यादा होगा, यानी एज में भी। ठीक, अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक और एग्जांपल। कक्षा में गणित का कठिन प्रश्न आया, यानी किसी क्लास में मैथ का एक टफ क्वेश्चन आ गया। एक छात्र यानी एक स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, यानी एक स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन टफ है। दूसरा साथ जो दूसरा छात्र है यानी दूसरा स्टूडेंट है वो समझाकर उसे हल करना सिखा देता है। यानी एक गणित का प्रश्न आया, एक स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है उसको, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो उस स्टूडेंट को जो नहीं कर पा रहा उसे समझाकर हल करना सिखा देता है। तो यहाँ दूसरा छात्र क्या है? MKO, यानी दोनों स्टूडेंट सेम क्लास में, बट एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, बट दूसरा स्टूडेंट एक स्टूडेंट जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसे नहीं कर पा रहा है, उसे नहीं कर पा रहा है। तो जो दूसरा वाला छात्र है वो उसे समझाकर उस क्वेश्चन को हल करवा रहा है। तो यहाँ दूसरा छात्र जो है यहाँ पर आपका MKO है। दूसरा छात्र कौन है? MKO है। अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ? ज्ञान महत्वपूर्ण है, उम्र नहीं। ज्ञान महत्वपूर्ण है, यानी नॉलेज क्या है? इंपॉर्टेंट है, एज नहीं। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एज नहीं। जरूरी नहीं है कि आप उम्र में बड़े हो बच्चे से। अगर बच्चे दो उम्र बराबर के बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा MKO नहीं हो सकता है। उम्र मायने नहीं रखती, ज्ञान मायने रखता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया कि MKO का मतलब होता क्या है। उम्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज। नॉलेज कितनी है आपको। ओके, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, और उस पॉइंट का नाम है ZPD। क्या नाम है? ZPD। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं वाइगोस्की की सबसे प्रसिद्ध अवधारणा पे। ये क्या है? वाइगोस्की की सबसे प्रसिद्ध यानी सबसे फेमस अवधारणा। इसमें क्या है? यदि सीटेट में वाइगोस्की से केवल एक प्रश्न पूछा जाए तो उसके ZPD होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। यानी अगर आपके सीटेट एग्जाम में वाइगोस्की से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ गया तो उसके ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संभावना सबसे अधिक रहती है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ZPD का अर्थ है, क्या अर्थ है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात सच दैट, क्या बोल रहा है? वह क्षेत्र जहां बच्चा अकेले कार्य नहीं कर सकता लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से वही कार्य कर सकता है, यही ZPD कहलाता है। क्या कह रहा है? वह क्षेत्र, वो एरिया जहां बच्चा अकेले कार्य नहीं कर सकता लेकिन किसी अनुभवी, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की सहायता से, उसकी हेल्प से वो कार्य कर सकता है, यही ZPD कहलाता है। अब इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा अभी गुणा करना नहीं जानता, यानी मल्टीप्लाई करना उसको नहीं आता। अकेले वह प्रश्न नहीं हल कर सकता, अकेले वो नहीं कर पा रहा, उसको अभी मल्टीप्लाई की नॉलेज नहीं है, लेकिन शिक्षक यानी जो टीचर है संकेत देकर उसे हल करा देते हैं। कुछ अभ्यास के बाद वह बच्चा स्वयं प्रश्न हल करने लगता है। यानी अभी जो बच्चा है, मान लीजिए कि उसे गुणा करने नहीं आता, उसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, वो उस प्रश्न को यानी जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आया उसे हल नहीं कर पा रहा, उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन जो टीचर है संकेत देकर उसे हल करा देता है। कुछ अभ्यास के बाद यानी कुछ प्रैक्टिसेस के बाद, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वही बच्चा क्या कर रहा है? उस प्रश्न को स्वयं हल कर पा रहा। अब खुद से वो उसे हल कर पा रहा है, यानी कि उसको एक तरह से सहायता मिली है। किसकी सहायता? शिक्षक की, जिसकी वजह से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद अब उसे मल्टीप्लाई करना आ गया है। क्या आ गया? मल्टीप्लाई करना आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जो क्षेत्र सहायता से संभव था, शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जो क्षेत्र सहायता से संभव था वही ZPD था। वही क्या था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी टीचर ने उसे संकेत देकर उसे हल करा दिया। बार बार क्वेश्चंस रिपीट करवाएं जिससे कि बच्चा अब क्या कर रहा है? खुद से ही प्रश्नों को हल करने लगता है। अब जो क्या कह रहा है? शुरुआत में जो क्षेत्र सहायता से संभव था वही ZPD है। मतलब जो चीज शिक्षक ने उसे सिखा दी वही क्या है? ZPD है। अब ZPD के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 3। पहला स्तर क्या है? जो बच्चा स्वयं कर सकता है। कुछ चीजें जो है बच्चा खुद से कर सकता है। 3 स्तर है, याद रखिएगा। पहला क्या स्तर है? जो बच्चा स्वयं कर सकता है, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चा खुद से कर सकता है। क्या है वो? या उसके वर्तमान विकास का स्तर है, या उसके वर्तमान यानी अभी प्रेजेंट टाइम में जो उसे नॉलेज है। जैसे उदाहरण में जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अपना नाम लिखना, ये सब बच्चा स्वयं से कर सकता है। जोड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, अपना नाम खुद से लिख सकता है। ये भी ZPD का एक स्तर है। दूसरा स्तर क्या है? जो सहायता से कर सकता है, यानी कि जो किसी की सहायता से कर सकता है, यही ZPD है। उदाहरण, भाग करना किसकी सहायता से कर सकता है? टीचर भी सिखा सकता है, उसके फ्रेंड्स भी यानी क्लासमेट भी।
कठिन अनुच्छेद पढ़ना, यानी कोई ऐसा पैराग्राफ आ गया जो थोड़ा टफ है, उसको पढ़ना किसी की सहायता से। नया विज्ञान प्रयोग, यानी कोई न्यू साइंस एक्सपेरिमेंट किसी की सहायता से कर सकता है, तो सहायता जो मिल रही है उसको, यह भी ZPD के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं जो तीसरा है। तीसरा स्तर क्या है? जो अभी बिल्कुल नहीं कर सकता। मतलब तीसरा स्तर क्या है? जो भी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, चाहे सहायता मिले फिर भी नहीं कर सकता। मतलब ये जो थर्ड स्तर है, थर्ड लेवल है ZPD का, इसमें आप सहायता से भी नहीं कर सकता है, चाहे उसको किसी की हेल्प मिले। उदाहरण, पहली कक्षा के बच्चे को कैलकुलस पढ़ाना, यानी अगर आप किसी फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को कैलकुलस पढ़ा दें तो भी वो आपकी सहायता से एज अ टीचर अगर आप उसको सिखाना चाहेंगे तब भी वो उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को नहीं समझ पाएगा। तो ये थे ZPD के 3 स्तर, 3 लेवल। ठीक है, अब ZPD का चित्र याद रख लें, इसको एक शॉर्ट तरीके से। स्वयं कर सकता है पहला लेवल, ZPD का दूसरा स्तर सहायता से कर सकता है, ठीक। और तीसरा स्तर क्या था? अभी नहीं कर सकता, यानी अगर आप उसको कैलकुलस पढ़ाए फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलस पढ़ा रहे तो उसको कहाँ से समझ में आएगा, यही था, अभी नहीं कर सकता, मतलब अभी वो किसी की हेल्प से भी नहीं कर सकता। सीटेट में अक्सर यही अवधारणा पूछी जाती है, सीटेट में अक्सर यही अवधारणा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कौन सा? ZPD। ठीक है, ZPD आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका प्राइमरी लेवल एग्जाम हो या 6 to 8 जूनियर लेवल। अब हम जान लेते हैं ZPD का सबसे सरल उदाहरण। मान लीजिए कि बच्चा पहली बार जूते के फीते बांध रहा है, सबसे सरल उदाहरण है। मान लीजिए कि जो बच्चा है वो पहली बार जूते के फीते बांध रहा है, पहले अकेले नहीं बांध सकता, मतलब पहली बार में वो अकेले नहीं बांध पाता है। माँ धीरे-धीरे सिखाती है, मतलब माँ जो है उसकी सहायता कर रही है। माँ क्या कर रही है? अपने बच्चे की हेल्प कर रही है जूते के फीते बांधने में। कुछ दिनों के बाद, बट आफ्टर सम डेज़, यानी कुछ दिनों के बाद बच्चा स्वयं फीते बांध लेता है। बच्चा अब खुद से फीते बांध लेना है क्योंकि उसे सहायता मिली। अब सहायता की हेल्प से, यानी हेल्प से उसने क्या किया? फीता बांधना सीख लिया है खुद से। जो सीखने का चरण सहायता से के साथ पूरा हुआ, जो सीखने का चरण था सहायता के साथ पूरा हुआ, वही ZPD था। मतलब जो चीज़ उसे पहले नहीं आती थी, अब वो किसी की हेल्प की वजह से वो चीज़ उसने सीख ली है, तो वही ZPD था। ठीक है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी स्कैफोल्डिंग। अब ये क्या है? अब प्रश्न आता है कि यदि बच्चा ZPD में है तो सहायता कैसे दी जाए? यानी अब बच्चा अगर ZPD यानी सीखने के स्टेज में है तो उसे सहायता देना कैसे है? ठीक है, इसका उत्तर है स्कैफोल्डिंग से। क्या उत्तर है? अगर कोई बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, सीखने के प्रोसेस में है, तो उसे ZPD में है, यानी बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, तो उसे हेल्प कैसे की जाए? तो इसका उत्तर है, इसका आंसर क्या होगा? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, इसको जान लें सबसे पहले बेटा। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देना, और जैसे जैसे बच्चा सक्षम हो जाए उस सहायता को धीरे धीरे कम कर देना है। क्या कह रहा है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया के दौरान, यानी जब बच्चा सीख रहा है उसकी आवश्यकता के अनुसार अनुसार अस्थायी सहायता देना, और जैसे जैसे बच्चा सक्षम हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, उस सहायता को धीरे धीरे कम कर देना। यानी अब धीरे धीरे जो आप हेल्प कर रहे हो तो उसको कम कर दीजिए। यानी कि बच्चा जूता बांधना, जैसे एग्जाम्पल था माँ का, कि वो उसको जूता के फीते बांधना सिखा रही थी, अब बच्चा धीरे धीरे सीख गया टाइम के साथ, अब वो खुद से बांध लेता है। ध्यान दें, स्कैफोल्डिंग शब्द, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि स्कैफोल्डिंग शब्द वाइगोत्स्की ने स्वयं नहीं दिया था। यानी जो स्कैफोल्डिंग शब्द है ये वाइगोत्स्की ने स्वयं नहीं दिया, बाद में शिक्षा शास्त्रियों ने उनकी ZPD की अवधारणा के आधार पर इस शब्द का लोकप्रिय बनाया। यानी जो स्कैफोल्डिंग शब्द है ये वाइगोत्स्की ने खुद नहीं दिया था, यानी खुद नहीं दिया था, बाद में जो शिक्षा शास्त्री थे उनकी जो वाइगोत्स्की थे उनकी ZPD की अवधारणा के आधार पर इस शब्द का प्रयोग क्या गया? लोकप्रिय बनाया। इसका? स्कैफोल्डिंग का। ठीक है, तो अब जान लेते हैं भवन निर्माण वाला उदाहरण। एक उदाहरण समझते हैं। जब इमारत बनता है तो बाहर बांस या लोहे का ढांचा लगाया जाता है। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो बाहर क्या? बांस या लोहे का ढांचा लगाया जाता है। जब इमारत तैयार हो जाती है वह ढांचा हटा लिया जाता है। समझ में आया? स्कैफोल्डिंग। जब कोई इमारत जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसको सहारे के लिए बाहर बांस या लोहे का ढांचा लगाया जाता है, बट जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो वही ढांचा हटा लिया जाता है। यानी जब बच्चा सीखने के स्टेज में था तो उसको हेल्प की जा रही थी, बट जैसे ही वो बच्चा सीख लिया, जैसे उसको साइकिल चलाना आ गई या जूते के फीते बांधना आ गए, तो उसी से अब ढांचा, यानी जो माँ बाप जिन्होंने हेल्प की थी वो पीछे हट गए, यानी कि बच्चा उससे करना सीख गया है। उसी प्रकार शुरुआत में शिक्षक सहायता देता है। अब आप एज अ टीचर क्या करेंगे? बच्चे को शुरुआत में सहायता देते हैं, मल्टीप्लाई सीखो बेटा, डिवाइड कैसे होता है ये सिखाएंगे, लेकिन बाद में सहायता कम कर देते हैं। अंत में बच्चा स्वतंत्र हो जाता है, अंत में बच्चा फ्री हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
जैसे कक्षा का एक उदाहरण लेते हैं। पहले शिक्षक उत्तर बताते हैं, फिर संकेत देते हैं, फिर केवल प्रश्न पूछते हैं, फिर बच्चा स्वयं उत्तर देने लगता है। क्या देने लगता है? स्वयं, यानी खुद से ही वो उत्तर देने लगता है। कैसे? खुद से ही देने लगता है। क्या कहा? जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, आप एज अ टीचर अगर हैं, मान लेते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जाएंगे क्लास में, मल्टीप्लिकेशन आज आपको पढ़ाना है, तो पहले आप उसको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे कि देखो नंबर्स का कैसे कैसे मल्टीप्लाई होगा। फिर आप उसको संकेत के द्वारा कि देखो बेटा 2 3 सा 6, 4 5 सा 10 ऐसे होगा। फिर आप उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि उसको ये चीजें जो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो समझ में आया। जब वो कहता है कि हाँ उसे अच्छे से समझ में आ गया, तो बच्चा क्या है, उन टॉपिक्स को खुद से हल करने लगता है। ठीक है, यही स्कैफोल्डिंग है। यानी पहले आपने उसकी हेल्प की। क्या की? पहले आपने बच्चे की हेल्प की। उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चा सीख गया है, आपने अपनी सहायता, अपनी हेल्प करना कम कर दिया। अब बच्चा खुद से, यानी अब बच्चा खुद से मल्टीप्लाई कर ले रहा है, डिवाइड, जो आपने उसको पहले सिखाया था। अब क्या कर लेते हैं, अच्छे शिक्षक क्या करते हैं, यानी एक अच्छा जो टीचर होता है वो क्या करता है। ठीक है, वीडियो में जानेंगे कि अच्छे शिक्षक यानी अच्छा अच्छा जो टीचर होता है क्या करते हैं। वे सीधे उत्तर नहीं बताते, यानी जो अच्छा अच्छा टीचर है वो सीधे आंसर नहीं बताएगा कि बेटा 2 6 जा 12 हो गया। पहले उसको समझाएगा कि हुआ कैसे। वे संकेत देते हैं, वे प्रश्न पूछते हैं। बच्चों से पहले प्रश्न पूछिए, जो भी टॉपिक आप उसको पढ़ा रहे हैं उसके बाद आपसे उससे आप प्रश्न पूछिए कि उसको समझ में आ रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा। सोचने का अवसर देते हैं, वाले बच्चों को सोचने का टाइम देते हैं कि बेटा सोच कर बताओ, टाइम लेकर बताओ। धीरे धीरे सहायता कम कर देते हैं, यानी कि जब बच्चा सीखने लगता है, यानी उसको जब अब समझ में आ गया है वो टॉपिक, तो धीरे धीरे अब क्या करेंगे, सहायता करना कम कर देंगे। अब बच्चा खुद से सीखने लगेगा। यही वाइगोस्की का आदर्श शिक्षण है। वाइगोस्की का आदर्श आदर्श शिक्षण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट यानी प्राइवेट स्पीच के बारे में। यह एक थ्योरी का बहुत ही रोचक भाग है। यह थ्योरी का बहुत ही रोचक भाग है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को अपने आप से बात करते देखा है? क्या आपने किसी बच्चे को अपने आप से बात करते देखा है जब वो अर्ली स्टेज में होता है? जैसे क्या कह रहा है, पहले या करूंगा, नहीं ऐसा नहीं, अब सही हो गया। क्या है, बच्चा अपने आप से बात कर रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा क्या है, बेवजह बात कर रहा है। लोग सोचते हैं कि बच्चा बेवजह बोल रहा है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं नहीं, यह सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने कभी देखा होगा या कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं। क्या अपने आप से बात करते हैं, पहले या करूंगा, नहीं ऐसा नहीं, अब सही हो गया। तो लोग क्या सोचते हैं, या आप भी सोचते होंगे कि बच्चा जो है वो बेवजह बोल रहा है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं नहीं, यह सीखने की क्या है, प्रक्रिया, या लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, यह एक लर्निंग का प्रोसेस है। अब हम जान लेते हैं प्राइवेट स्पीच क्या है। प्राइवेट स्पीच क्या है? जब बच्चा स्वयं से बात करते हुए समस्या हल करता है, जब बच्चा खुद से बात करते हुए समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हल करता है, तो उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, यह उसकी सोच को व्यवस्थित करने का तरीका है। यह उसकी सोच को व्यवस्थित करने का तरीका है। प्राइवेट स्पीच क्या है? जब बच्चा स्वयं से बात करते हुए समस्याओं का हल करता है, तो उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि प्राइवेट स्पीच होती क्या है। मान लेते हैं बच्चा पजल बना रहा है, वह कहता है यह टुकड़ा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, यही वाला सही है। क्या है? यही वाला सही है। क्या है? बच्चा पजल बना रहा है, वह कहता है यह टुकड़ा यहाँ नहीं आएगा, यही वाला सही है। यही प्राइवेट स्पीच है। मतलब इससे आप क्या समझे कि बच्चा जो है एक पजल बना रहा है, लेकिन वो अपने से बात कर रहा है कि नहीं, ये टुकड़ा यहाँ नहीं आएगा, यही वाला सही है। तो मतलब वो स्वयं से बात करते हुए समस्याओं का हल कर रहा है, यानी पजल को ठीक कर रहा है। यही प्राइवेट स्पीच है। समझ गया? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी प्राइवेट स्पीच है क्या है। जैसे कि बच्चे ने क्या पजल बनाया, पजल बनाते समय वो अपने से ही बात कर रहा है, स्वयं से ही बात करते हुए उस पजल को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, पियाजे इसे अपरिपक्व सोच का संकेत मानते हैं। इमेच्योरिटी, पियाजे जो थे इसे अपरिपक्व सोच का संकेत मानते थे, लेकिन वाइगोस्की ने कहा यही भाषा आगे चलकर सोच बदलती है। यही भाषा आगे चलकर क्या है, सोच बदलती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इनर स्पीच की ओर। इनर स्पीच क्या है? जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है वह जोर से बोलना बंद कर देता है। बचपन में वो बच्चे तेज तेज से चिल्लाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह जोर से बोलना बंद कर देता है, लेकिन सोचता रहता है। यह सोच मन के भीतर चलती है, इसे इनर स्पीच कहते हैं। यानी अब बच्चा बड़ा हो गया है, वह जोर से बोलना बंद कर दिया है, उसने जोर से बोलना बंद कर दिया, लेकिन सोचता रहता है। उसकी सोच तो अभी भी चल रही है। यह सोच मन के भीतर चलती है, यानी अपने मन में सोच रहा है। अब बच्चा जो है वो चिल्ला कर नहीं बोल रहा है, अब अपने मन में सोच रहा है कि नहीं मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे पजल हो सकती है। अब वो मन में सोच कर रहा है। इसे इनर स्पीच कहते हैं, यानी इंटरनल स्पीच। ठीक है, जैसे उदाहरण, परीक्षा में प्रश्न पढ़ते समय, यानी एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ते समय आप मन में ही सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी एंट्रेंस में या किसी भी स्कूल कॉलेज के एग्जाम में,
तो जब हम अर्ली स्टेज से थोड़ा बड़े होते हैं तो अपने मन में प्रश्नों को पढ़ते हैं, ठीक है? पहले यह हल कर सकता हूँ, यही इनर स्पीच है। यानी अब आप जो अपने मन में अगर उस चीज को हल कर रहे हैं, उसी को इनर स्पीच कहते हैं। अब आप अपने मन में पढ़ रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच में अंतर क्या होता है, ठीक है? वीडियो में हम आगे जानेंगे कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच में डिफरेंस क्या है। तो प्राइवेट स्पीच क्या है? आवाज के साथ निकलती है। छोटे बच्चों में ये अधिक होती है और स्वयं से बोलना है। इसमें बच्चा जो है आवाज के साथ स्वयं से बोलता है, तेज तेज बोलता है। इनर स्पीच क्या है? इसमें आप मन के भीतर बोलते हैं। बच्चा जो बड़े बच्चे हैं और वयस्कों से में अधिक, यानी बड़े बच्चे और अडल्ट में ये अधिक चीज होती है। यानी हम लोग क्या है, हम लोग भी क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो भी बात होती है, वो अपने मन में सोचते हैं, स्वयं से सोच रहे हैं। इसमें बच्चा क्या है, स्वयं से सोचता है। तो इनर स्पीच में आप मन के भीतर बात करते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़े या वयस्क हो यानी अडल्ट हो, वो स्वयं से सोचते हैं मन के अंदर। लेकिन प्राइवेट स्पीच में क्या है, आवाज के साथ बच्चे जो है वो बोल के सीखते हैं, ठीक है? इसमें बोलता है बच्चा, लेकिन इनर स्पीच में मन में सोचता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या आपने सीखा अब तक? एमकेओ। एमकेओ क्या है? बच्चे से अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी दूसरे से ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति। दूसरे से, बच्चे से ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति क्या है? एमकेओ है। फिर आता है आपका ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सहायता सहायता से सीखने वाला क्षेत्र, यानी किसी की हेल्प से सीखने वाला एरिया, किसी की हेल्प से। फिर आता है आपका स्कैप फोल्डिंग, अस्थायी सहायता, यानी टेम्परेरी हेल्प कर रहे हैं, जो धीरे धीरे हटाई जाती है। यानी हमने बच्चे की टेम्परेरी हेल्प कर दी, जैसे जैसे बच्चा सीख गया उसे धीरे धीरे आपने हटा लिया, इसे कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ओके, क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग। अब आता है हमारा प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में अभी हमने पढ़ा बच्चा स्वयं से बोलते हुए सीखता है, यानी बच्चा बोलकर सीख रहा है। बट इनर स्पीच में क्या है, वह प्रक्रिया मन के भीतर चलने लगती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया, अब अपने मन में बोलकर वो सीख रहा है। पहले बच्चा क्या था, अर्ली स्टेज में बच्चा बोलकर सीख रहा है, बोलकर कर रहा है। लेकिन इनर स्पीच में क्या होता है कि बच्चा स्वयं से मन में सोच कर करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम ट्रिक की बात कर देते हैं। जैसे एमकेओ, कौन सिखा रहा है? एमकेओ का मतलब कौन सिखा रहा है, जिसको ज्यादा नॉलेज है। ZPD का मतलब क्या है? क्या बच्चा सहायता से कर सकता है, क्या बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? सहायता कैसे दी जा रही है, टेम्परेरी दे रहे हैं हम लोग हेल्प। फिर प्राइवेट स्पीच क्या है? बच्चा जोर से स्वयं से बात कर रहा है। इनर स्पीच में बच्चा मन में ही सोच रहा है, ठीक है? बच्चा क्या है, इनर स्पीच में मन से सोच रहा है। आई होप कि ये जो वीडियो थी आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी, कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, नॉलेजेबल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें।